हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके के अंतर्गत डीडी शर्मा जी की जो बुक है उस बुक की क्लास 5 होगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आगामी आने वाले समस्त ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह जो क्लास है इसमें हम प्रश्नों की छोटी सी चर्चा भी करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, जिससे मतलब थोड़ा बहुत अन्य जो तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं। और बुक के पर चैप्टर वाइज ही सारे प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो अगर आप इस बुक को भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है अरसा। अरसा या अरसा दूसरा जो लिखा हुआ है यह क्या है इन दोनों में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, यह एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है, मतलब एक विशिष्ट प्रकार का व्यंजन है गढ़वाल मंडल का, यह ध्यान रखिएगा। अरसा या अरसा क्या है? गढ़वाल मंडल का विशिष्ट प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके निर्माण के लिए एक निश्चित मात्रा में मतलब चावलों को भिगा लिया जाता है, फिर उनको ओखली में कूट लिया जाता है। इसके बाद इसे छानकर गुड़ की चाशनी में डालकर हलवे की भांति गाढ़ा करके मालपुओं के समान उनके गोल गोल पेड़े बनाकर उन्हें तेल में तला जाता है। इस भोजन के बारे में चर्चा है। तो तला जाता है और ग्रामीण महिलाएं मायके ससुराल आते समय विशेष पर मतलब उसको साथ में मतलब इनको साथ में लाती हैं सौगात के रूप में। कलियों मतलब इन्हें कलियों कहा जाता है। कलियों का दूसरा अर्थ होता है सौगात के रूप में ले जाती हैं। ब्याह शादी के अवसर पर भी न्योते के साथ मालू के पत्तों में रखकर 4-4 अरसे दिए जाते थे। यह भी इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अरसा गढ़वाल मंडल का एक विशिष्ट प्रकार का व्यंजन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन काल में बद्रीनाथ किस नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से होकर जाया जाता था? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये हो जाएगा जाया जाता था। मतलब प्राचीन काल में बद्रीनाथ किस नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से होकर जाया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से होकर के पैदल मार्ग से जाया जाता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो और कौन सा? ऑप्शन बी। थोड़ा सा चर्चा करते हैं अलकनंदा नदी की। यह गंगा की वह मुख्य धारा है जो देवप्रयाग से भागीरथी से मिलकर गंगा नाम देने से पूर्व, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से मिलने से पूर्व तक विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती है। कैसे? मतलब भागीरथी से मिलकर गंगा नाम से और गंगा नाम देने से पूर्व विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से मिलने से पूर्व तक विष्णु गंगा नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल कौन सी नदी जानी जाती है? अलकनंदा। इसका उद्गम स्थल बद्रीनाथ से आगे श्रीकंठ पर्वतों के मध्य में स्थित 7,800 मीटर की ऊंचाई पर अलकापुरी का हिमानी क्षेत्र है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अलकनंदा नदी से जुड़ा हुआ यह तथ्य। और इससे पूर्व मतलब हिमानी का क्षेत्र है, इससे पूर्व इनमें मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक जलधाराएं कौन कौन सी हैं यह भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वह जलधाराएं हैं धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर एवं नयार। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी धारा अन्य धाराओं के साथ मिलकर पंचप्रयागों की रचना करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, अलकनंदा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अलकनंदा करती है। अब उन पंचप्रयागों की हम थोड़ा चर्चा करते हैं, किनसे मिल करके किस प्रयाग की रचना होती है। जैसे अलकनंदा और धौली मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग की रचना होती है। तो पहला प्रयाग हो गया विष्णु प्रयाग। दूसरा, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो रुद्र प्रयाग की रचना होती है। तो दूसरा प्रयाग क्या हो गया? रुद्र प्रयाग। तीसरा, अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं तो क्या कर्णप्रयाग की रचना होती है। तो तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग हो गया। चौथा, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो नंद प्रयाग की रचना होती है।
पांचवा अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलते हैं तो देवप्रिया की रचना होती है। तो इस प्रकार पांचों रचनाओं में इस अलकनंदा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अन्य धाराओं के साथ यह अलकनंदा ही मिलती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अलकापुरी को स्कंद पुराण के केदार खंड के 37वें अध्याय में क्या कहा गया है? अलकापुरी को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण के केदार खंड के 37वें अध्याय में क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहा गया है? ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि कहा गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर अलकापुरी की हम और चर्चा करेंगे। तो अलकापुरी मतलब क्या है? जैसे स्कंद पुराण के 37वें अध्याय में अलकनंदा के इस क्षेत्र को स्वर्णभूमि कहा गया है। कालिदास के रघुवंश में वरतंतु के शिष्य कौत्स के द्वारा गुरु दक्षिणा के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की याचना किए जाने पर राजकोष में इतना धन न होने से जब उसने इसे प्राप्त करने के लिए कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो उसने रात्रि में ही इस खजाने को स्वर्ण से भर दिया। ऐसा लिखा हुआ है किसमें? रघुवंश में, कालिदास के रघुवंश में। तो और थोड़ा इसकी चर्चा और जैसे करते हैं तो और क्या है यहाँ, मतलब ऐसा लिखा गया है मेघदूत में। तो यक्षों की इस वैभवपूर्ण नगरी का बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। वहाँ के निवासियों के विषय में कहा गया है कि वो स्फटिक मणियों से बनी उन ऊंची ऊंची अट्टिकाओं में रहते थे जिनके फर्श नीलम से जड़े रहते थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण भूमि। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलकापुरी को स्कंद पुराण के केदार खंड के 37वें अध्याय में स्वर्ण भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न है 5वां। अलकापुरी की स्थिति कहाँ मानी जाती है? तो अलकापुरी की स्थिति कहाँ पर मानी जाती है? तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वें प्रश्न का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चमोली में। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पौराणिक साहित्य में समृद्धि एवं वैभव की नगरी के रूप में यक्षों के राजा कुबेर की इस नगरी की स्थिति उत्तराखंड के केदार मंडल में चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ धाम तथा अलकनंदा के स्रोत संतोपंत के मध्य मानी गई है। तो इस के अनुसार इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चमोली। अगला प्रश्न क्या है? 6ठा प्रश्न। अलगोजा क्या है? तो अलगोजा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलगोजा क्या है? अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा अलगोजा के बारे में चर्चा करते हैं। यह उत्तराखंड के पर्वतीय कलाकारों का मुख्य वाद्य यंत्र रहा है। तो यह मतलब एक तरह से जुड़वा बांसुरी है। 2 बांसुरियाँ इसमें एक आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो यह जुड़वा बांसुरी है। इसमें एक मतलब बांसुरी की अपेक्षा यह बजाने में काफ़ी कठिन होता है। इसके लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके वादन के समय एक ओर तो संगीतात्मक स्वर को बनाए रखना होता है, दूसरी ओर अपेक्षित धुन को प्रस्तुत करना होता है। तो सुर परंपरा विच्छिन्न न हो तो मतलब वादक को युगपद आश्वासन एक प्रश्वासन की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होता है। यह ध्यान रखिएगा, इसको बजाने में वादक को क्या करना? आश्वासन और प्रश्वासन की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होता है। तो इसमें 2 मुरलियाँ जुड़ी होती हैं और बजाते समय भी इनके अपने प्रकार, मतलब दोनों मुरलियाँ जुड़ी हुई होती हैं, तो बजाते समय भी इनका अलग अलग उपयोग होता है। 2 बांसुरियाँ जैसे हम इस तरह से जोड़ दें तो इस तरह से 2 बांसुरियाँ जोड़ देंगे तो यह अलगोजे का एक प्रकार से हम रूप समझ सकते हैं। तो अतः मतलब इसको बजाना काफ़ी कठिन होता है, यह ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाद्य यंत्र में केवल 4 धुन बजाई जा सकती हैं? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? जोया मुरली, अलगोजा ए व बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। तो
इसमें केवल 4 ही धुन बजाई जा सकती हैं, जोया, मुरली और अलगोजा। ध्यान रखिएगा, अलगोजा का ही दूसरा नाम जोया मुरली है। जोया का अर्थ होता है जुड़वा, तो 2 मुरलियाँ आपस में जोड़ दी गई तो जोया मुरली और दूसरा नाम अलगोजा। तो इसमें केवल 4 धुन बजाई जा सकती हैं। वो 4 धुनें क्या हैं? वो 4 धुनें यह हैं, रंगीली, बैरागी, उदासी एवं जंगली। तो मतलब यह 4 धुनें इसमें बजाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, रंगीली, बैरागी, उदासी और जंगली। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में किसे उत्तरवर्ती काल में कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था? किसे माना जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक राजधानी किसे माना जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं अल्मोड़ा की। तो इसमें जो अल्मोड़ा है, इसका अपनी राजनीतिक हलचलों व बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए चंद्रकाल से ही, जो चंद्रकाल से ही चर्चित रहा है। और उत्तरवर्ती कालों में भी, चंद्रकाल में भी काफ़ी चर्चित था और उत्तरवर्ती कालों में तो हम जानते ही हैं, हमने अभी पढ़ा कि कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अल्मोड़ा को नवीन क्वेश्चन नंबर 9, अल्मोड़ा को नवीन राजधानी के रूप में अटकिंसन के अनुसार भीष्मचंद्र ने कब शिलान्यास किया? तो मतलब प्रश्न इस तरीके से है कि अल्मोड़ा को नवीन राजधानी के रूप में भीष्मचंद्र ने शिलान्यास कब किया था? अटकिंसन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब अटकिंसन ने के अनुसार भीष्मचंद्र ने इसका शिलान्यास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी 1560 में किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अटकिंसन महोदय का ऐसा कहना है कि भीष्मचंद्र ने नवीन राजधानी के रूप में शिलान्यास 1560 में किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पिथौरागढ़ के भेटा गांव से प्राप्त कल्याणचंद्र के ताम्रपत्र से किसकी मृत्यु का पता चलता है? तो किसकी मृत्यु का पता चलता है? पिथौरागढ़ के भेटा गांव से जो ताम्रपत्र मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्मचंद्र की मृत्यु का पता चलता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इन दोनों ही प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन दोनों प्रश्नों का आपस में एक संबंध है, जैसे प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 का। तो कुमाऊं मंडल के उत्तर मध्यकालीन शासकों चंदों की उत्तरकालीन राजधानी के रूप में विकसित इस अल्मोड़ा नगर के संबंध में अटकिंसन का कहना है कि इस नवीन राजधानी का शिलान्यास राजा भीष्मचंद्र ने 1560 में किया था। किसका कहना है? अटकिंसन महोदय का। किंतु डॉक्टर मदनचंद्र भट्ट का कहना है कि पिथौरागढ़ के समीप जो भेटा गांव से कल्याणचंद्र का ताम्रपत्र है, यह हमने जैसे इस प्रश्न में चर्चा करी, इससे भीष्मचंद्र की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें यह लिखा गया है कि 1545 में भीष्मचंद्र की मृत्यु हो गई थी, ऐसा मानते हैं। तो 1545 में मृत्यु हो गई तथा तभी उसका पुत्र कल्याणचंद्र द्वितीय, जिसका दूसरा नाम बालो कल्याणचंद्र है, गद्दी पर बैठा और उसके द्वारा इसकी स्थापना 1563 में की गई थी। तो मदनचंद्र भट्ट कब मानते हैं? डॉक्टर मदनचंद्र भट्ट 1563 में। और शिलान्यास किसने किया कहते हैं? वो चर्चा किसने किया कहते हैं शिलान्यास राजधानी के रूप में? वह किसने था? वह किया था ये भी जो कल्याणचंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठा, और इसने बालो कल्याणचंद्र ने मतलब इसकी स्थापना की गई राजधानी के रूप में, बालो कल्याणचंद्र ने। क्योंकि यह कहते हैं, जैसे अटकिंसन कह रहे हैं कि 1560 में भीष्मचंद्र ने किया, तो मदनचंद्र भट्ट वो नहीं कहते हैं, वो क्या कहते हैं? बालो कल्याणचंद्र ने किया। कि वो मानते हैं अल्मोड़ा से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार क्या कि भीष्मचंद्र की मृत्यु 1545 में हो गई थी। तो इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? एक तो हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर दोनों चीज़ें एक दूसरे को प्रमाणित करती हैं तो वह ज़्यादा उचित माना जाता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण तथ्य डॉक्टर मदनचंद्र भट्ट वाला माना जा सकता है। तो 1563 में इन्होंने क्या करा था? कल्याणचंद्र ने राजधानी को
के रूप में शिलान्यास किया था। तो एक छोटी सी चर्चा थी। तो इस क्लास में स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।